हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ना हम लोग थोड़ी पढ़ाई करने वाले हैं, बट आई प्रॉमिस बिल्कुल बोरिंग तरीके से नहीं। मतलब स्कूल में केमिस्ट्री पीरियड में आधी क्लास तो सो जाती थी, राइट? बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आई स्वेयर। आज हम पढ़ेंगे एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स क्लास 10 केमिस्ट्री का एकदम मास्ट समरी। और पता है बेस्ट पार्ट क्या है? मैं नहीं पढ़ाऊंगी। हमारे पास एक सुपर कूल, सुपर स्मार्ट एआई दोस्त है जो एक एआई गर्ल के अवतार में आपको ब्लैक बोर्ड पर सब कुछ इतने मस्त तरीके से समझाएगी कि आप बोलोगे वाह, केमिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग भी हो सकती है। सो फॉरगेट ऑल योर स्कूल की बोरिंग मेमोरीज, फॉरगेट वो फॉर्मूलाज जो सर के ऊपर से जाते थे। आज हम कंसेप्ट्स को समझेंगे एकदम रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। जैसे नींबू इतना खट्टा क्यों होता है, साबुन हाथ में इतना स्लिपरी क्यों लगता है, ये सब कुछ हम कवर करेंगे। बेसिकली हमारे आसपास की दुनिया में जो छोटी छोटी साइंस वाली चीजें होती हैं ना, उनको डिकोड करेंगे। तो अपनी वर्चुअल नोटबुक्स निकाल लो, थोड़ा चिल हो जाओ और तैयार हो जाओ केमिस्ट्री में टॉप मारने के लिए। तो आर यू रेडी फॉर दिस फन राइड इनटू द वर्ल्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड रिएक्शंस? आई एम सुपर एक्साइटेड। मैं भी आपके साथ ही सीखने वाली हूँ। सो नो मोर वेटिंग, नो मोर प्रोक्रेस्टिनेटिंग। चलो शुरू करते हैं एकदम सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से। लेट्स गो। तो चलो सबसे बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं। ये एसिड्स और बेसिस आखिर हैं क्या? भूल जाओ टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन, सिंपल सोचो। कुछ भी जो टेस्ट में खटा है, जैसे नींबू, संतरा या इमली, उसमें होता है एसिड। टेक्निकल भाषा में एसिड्स वो हीरोज हैं जो पानी में घुलते ही H+ इयोन्स यानी हाइड्रोजन आयोन्स रिलीज कर देते हैं। कुछ लोग इसको H3O+ इयोन्स भी बोलते हैं, बट टेंशन नहीं, दोनों का मतलब सेम ही है। सो एसिड मतलब खट्टा और H+ आयोन्स का झोल। सिंपल एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl या सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, ये सब एसिड्स के तगड़े एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं बेसिस पर। बेसिस होते हैं एसिड्स के टोटल ऑपोजिट। ये टेस्ट में खदवे होते हैं। कभी गलती से साबुन मुंह में गाया है, उफ, वो जो गंदा सा टेस्ट आता है ना, दैट्स बिकॉज सोप इज अ बेस। और इनका फील भी बड़ा यूनिक होता है, एकदम सोपी, स्लिपरी सा। जैसे एसिड्स पानी में H+ इयोन्स देते थे, वैसे ही बेसिस पानी में OH- आयोन्स यानी हाइड्रोक्साइड आयन्स रिलीज करते हैं। तो बेस मतलब कड़वा, सोपी फील और OH- आयन्स का कमाल। इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, जिसे कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2, जिसे हम स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं। ओके, तो अब हमें पता है कि एसिड क्या है और बेस क्या है, लेकिन हर चीज को टेस्ट करके तो नहीं देख सकते ना। मतलब लब में रखा हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोड़ी ना टेस्ट करोगे, बहुत डेंजरस हो सकता है। तो फिर कैसे पता चलेगा? यहाँ एंट्री होती है हमारे केमिकल जासूसों की, जिनको हम कहते हैं इंडिकेटर्स। ये स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं जो अपना कलर या कभी कभी स्मेल चेंज करके हमें सिग्नल देते हैं कि कोई चीज एसिड है या बेस। बहुत कूल, राइट? सबसे फेमस इंडिकेटर है लिटमस पेपर। स्कूल में यूज किया होगा ना। ब्लू लिटमस पेपर एसिड में डालते ही रेड हो जाता है और रेड लिटमस पेपर बेस में डालते ही ब्लू। लिटमस के अलावा भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। कुछ नेचुरल भी हैं जो आपके घर में ही मिल जाएंगे, जैसे हल्दी यानी टर्मेरिक। अगर हल्दी के दाग पर साबुन लगाओ तो वो येलो से रेडिश ब्राउन हो जाता है, क्योंकि साबुन एक बेस है। फिर से पानी से धोने पर वापस येलो हो जाता है। ऐसे ही रेड कैबेज का जूस भी एक अमेजिंग नेचुरल इंडिकेटर है। और कुछ इंडिकेटर्स स्मेल से काम करते हैं, उन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं, जैसे प्याज या लौंग का तेल यानी क्लोव ऑयल। इनकी स्मेल एसिड में सेम रहती है, लेकिन बेस डालते ही गायब हो जाती है। तो बेसिकली ये इंडिकेटर्स हमारे सीक्रेट एजेंट्स हैं जो बिना टेस्ट किए सच का पता लगा देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एसिड्स के साथ काम करना, स्पेशली स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ, कोई मजाक नहीं है। ये बहुत डेंजरस हो सकते हैं अगर आराम से हैंडल ना किए जाए। तो एक गोल्डन रूल है जो हमेशा याद रखना, जब भी आपको एसिड को पानी में मिलाना हो, हमेशा, आई रिपीट, हमेशा एसिड को धीरे धीरे पानी में डालो और कंटिन्यूअसली उससे स्टिर करते रहो। कभी भी पानी को एसिड में मत डालना। पता है क्यों? क्योंकि जब एसिड और पानी मिलते हैं तो एक रिएक्शन होता है जिसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारी हीट निकालती है। अगर आप पानी को एसिड में डालोगे तो इतनी ज्यादा हीट एकदम से निकलेगी कि वो मिक्सचर स्प्लैश होके आपके ऊपर आ सकता है और आपको सीरियस बर्न्स हो सकते हैं।
इतनी हीट से वो ग्लास कंटेनर जैसे बीकर या टेस्ट ट्यूब भी टूट सकता है। सो रूल सिंपल है, फॉर एसिड W फॉर वाटर। हमेशा A को W में डालो, W को A में नहीं। इमेजिन एसिड एज अ हॉट टेम्पर्ड गेस्ट और पानी एज अ काम होस्ट। गेस्ट को होस्ट के घर में धीरे धीरे आने दो, होस्ट को गेस्ट के घर में मत भेजो वरना बवाल हो जाएगा। सेफ्टी फर्स्ट हमेशा। चालू एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछती हूँ, क्या एसिड्स और बेसिस में से करंट पास हो सकता है? क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? द आंसर इज यस। क्यों? याद है हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? एसिड्स पानी में H प्लस आयंस बनाते हैं और बेसिस OH माइनस आयंस बनाते हैं। ये जो आयंस होते हैं ना, ये चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए इन्हीं चार्ज्ड पार्टिकल्स की जरूरत होती है। ये इयन सॉल्यूशन में मोबाइल कैरियर्स की तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो जब आप एक एसिड या बेस के सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोड्स डालकर सर्किट कंप्लीट करते हो तो बल्ब जल उठता है। बट एक ट्विस्ट है, हर चीज जो पानी में घुलती है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज या अल्कोहल, ये पानी में डिसॉल्व तो हो जाते हैं लेकिन ये इयन्स नहीं बनाते। ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ही रहते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता। नो आयन्स, नो चार्ज कैरियर्स, नो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। सिंपल फंडा। तो अगली बार कोई पूछे तो बता देना कि करंट के लिए आयन्स का होना बहुत जरूरी है जो एसिड्स और बेसिस के पास भर भर के होते हैं। अब थोड़ा एक्शन पैक्ड रिएक्शन देखते हैं। क्या होता है जब एक मेटल जैसे जिंक या आयरन किसी एसिड से टकराता है? एक धमाकेदार रिएक्शन होता है। जब भी कोई रिएक्टिव मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है सॉल्ट और रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। और इस हाइड्रोजन गैस की एक पहचान है, जब आप इस गैस के पास एक जलती हुई माचिस की तीली या कैंडल ले जाते हो तो वो पॉप साउंड के साथ बुझ जाती है। ये पॉप साउंड हाइड्रोजन गैस का सिग्नेचर मूव है। सो मेटल प्लस एसिड इक्वल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप। तो क्या बेसिस भी मेटल से रिएक्ट करते हैं? हाँ, कुछ बेसिस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कुछ मेटल्स जैसे जिंक या एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं। यह रिएक्शन भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, लेकिन ये सारे मेटल्स के साथ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सोडियम जिंकटे एक तरह का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो आगे से याद रखना, मेटल्स का पंगा सिर्फ एसिड्स से ही नहीं, कभी कभी स्ट्रॉन्ग बेसिस से भी हो जाता है। तो हमने देखा कि एसिड और बेस एकदम ऑपोजिट होते हैं। एक खट्टा, एक कड़वा, एक H+ देता है, दूसरा OH-। तो क्या होगा जब इन दोनों ऑपोजिट्स को मिला दिया जाए? होगा एक शांत रिएक्शन जिसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेसिकली एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं और इस प्रोसेस में बनाते हैं दो बिल्कुल न्यूट्रल चीजें, सॉल्ट और वाटर। इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। एसिड का H+ इयन और बेस का OH- इयन मिलकर H2O यानी पानी बना लेते हैं और बाकी बचे हुए पार्ट्स मिलकर सॉल्ट बना लेते हैं। यह रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में बहुत कम आता है। न्यूट्रलाइजेशन सिर्फ एसिड और बेस के बीच ही नहीं होता। मेटल ऑक्साइड्स जो आमतौर पर बेसिक नेचर के होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बेस करता। और नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो आमतौर पर एसिडिक नेचर के होते हैं वो बेसेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो आखिर में सब मिलकर न्यूट्रल ही हो जाते हैं। ये केमिस्ट्री का लिव एंड लेट लिव वाला फंडा है, एक दूसरे को कैंसिल करके शांति स्थापित करो। अब एक और मजेदार रिएक्शन की बात करते हैं जिसमें बहुत सारे बबल्स निकालते हैं। ये होता है जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट्स या बिकार्बोनेट्स के साथ। आपने बेकिंग सोडा यानी सोडियम बिकार्बोनेट तो देखा ही होगा, या वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। जब इन पर एसिड जैसे विनेगर या नींबू का रस डाला जाता है तो एकदम से फिज निकालने लगता है। ये फिज और कुछ नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस होती है। तो इस रिएक्शन में 3 चीजें बनती हैं, सॉल्ट, वाटर और CO2 गैस। इस CO2 गैस को टेस्ट करने का भी एक स्पेशल तरीका है। इसके लिए यूज होता है लाइम वाटर जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होता है। जब आप CO2 गैस को लाइम वाटर से पास करते हो तो लाइम वाटर मिल्की यानी दूधिया हो जाता है।
यह CO2 का कॉन्फर्मेशन टेस्ट है। बट यहाँ एक और ट्विस्ट है, अगर आप बहुत ज्यादा CO2 गैस पास कर दोगे तो वो जो मिल्कीनेस आई थी वो गायब हो जाएगी और सोल्यूशन फिर से क्लियर हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक नया सोलुबल सब्सटेंस बन जाता है। इंटरेस्टिंग है ना? जैसे हर सुपर हीरो की पावर अलग अलग होती है, वैसे ही हर एसिड या बेस की स्ट्रेंथ भी अलग अलग होती है। सारे एसिड्स बराबर के स्ट्रॉन्ग नहीं होते। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो पानी में डालते ही ऑलमोस्ट पूरी तरह से टूट जाते हैं और ढेर सारे H+ आयन्स रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये बहुत पावरफुल और कोरोसिव होते हैं। इनके ऑपोजिट होते हैं वीक एसिड्स। ये पानी में आलसी की तरह बिहेव करते हैं, पूरी तरह से नहीं टूटे और बहुत कम H+ आयन्स रिलीज करते हैं। जैसे एसिटिक एसिड जो विनेगर में होता है या कार्बोनिक एसिड जो कोल्ड ड्रिंक्स में होता है। सेम एक कहानी बेसिस की है। स्ट्रॉन्ग बेसिस वो हैं जो पानी में जाकर बहुत सारे OH- आयन्स बनाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और वीक बेसिस वो हैं जो कम OH- आयन्स बनाते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड न्यू हैम्पशायर 4OH। तो एसिड या बेस की स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करती है कि वो पानी में कितने H+ या OH- आयन्स प्रोड्यूस कर रहा है, ना कि इस बात पर कि आपने उसका कितना कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लिया है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब आते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, pH। आपने pH स्केल के बारे में सुना होगा। ये 0 से 14 तक का एक स्केल होता है जो बताता है कि कोई सोल्यूशन कितना एसिडिक या बेसिक है। अगर pH 7 है तो सोल्यूशन न्यूट्रल है, जैसे प्योर वाटर। अगर pH 7 से कम है तो सोल्यूशन एसिडिक है, और जितना कम pH उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर pH 7 से ज्यादा है तो सोल्यूशन बेसिक या अल्कलाइन है, जितना ज्यादा pH उतना स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये एक यूनिवर्सल रिपोर्ट कार्ड है एसिड्स और बेसिस के लिए। ये pH हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी ह्यूमन बॉडी आराम से काम कर पाए, इसके लिए हमारे ब्लड का pH 7 से 7.8 के बीच में रहना जरूरी है। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। जब बारिश के पानी का pH 5.6 से कम हो जाता है तो यूस एसिड रेन कहते हैं, जो बिल्डिंग्स, स्टैच्यूज और पानी में रहने वाले जीवों के लिए बहुत हार्मफुल है। जब हमारे पेट में ज्यादा एसिड बन जाता है और इंडिजेशन होती है तो हम एंटासिड जैसे इनो या डिजने लेते हैं, जो कि एक मिल्ड बेस होता है। ये पेट के एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें रिलीफ मिलता है। देखा pH का कितना झोल है लाइफ में। जब हम सॉल्ट सुनते हैं तो दिमाग में सीधा टेबल सॉल्ट यानी नमक आता है, लेकिन केमिस्ट्री में सॉल्ट एक बहुत बड़ी फैमिली का नाम है। सॉल्ट तब बनता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। तो कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड के अलावा भी हजारों तरह के सॉल्ट्स होते हैं और उनके यूसेस भी अलग अलग होते हैं। चलो कुछ फेमस सॉल्ट्स से मिलते हैं। पहला है बेकिंग सोडा यानी सोडियम बिकार्बोनेट, जो हमारे किचन में केक को फ्लफी बनाने और पकोड़े को क्रिस्पी बनाने के ये काम आता है। ये एक मिल्ड एंटासिड भी है। फिर आता है वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट, जो कपड़े धोने और पानी की हार्डनेस हटाने में यूज होता है। एक और इम्पोर्टेंट सॉल्ट है ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका काम है चीजों को ब्लीच करना यानी उनका कलर निकालना और पानी को डिसइंफेक्ट करना। और हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को कैसे भूल सकते हैं। जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो जो प्लास्टर लगता है वो इसी से बनता है। ये पानी के कांटेक्ट में आते ही हार्ड हो जाता है। तो देखा, ये सॉल्ट्स हमारी लाइफ में क्लीनिंग से लेकर कुकिंग और मेडिकल ट्रीटमेंट तक हर जगह हैं। तो दोस्तों, ये था एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स का एकदम सिंपल और आई होप इंटरेस्टिंग समरी। अब आपको सब समझ आ गया होगा, राइट? देखा, केमिस्ट्री उतनी भी बोरिंग नहीं है जितनी लगती है। अब आपको पता है कि नींबू खट्टा क्यों है, साबुन स्लिपरी क्यों है, इंडिजेशन में नैनो क्यों काम करता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे काम करता है। ये सब छोटी छोटी चीजें हमारी डेली लाइफ का ही तोपर्थ हैं। बस हमने आज उनके पीछे की साइंस को थोड़ा फ्रेंडली तरीके से समझा है। आई होप आपने भी मेरे साथ एंजॉय किया। अब आपको इस चैप्टर से डर नहीं लगेगा, बल्कि आप कॉन्फिडेंटली इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और हमारी एआई दोस्त ने भी कितने मस्त तरीके से सब एक्सप्लेन किया, राइट? उसको भी एक बड़ा सा थैंक यू। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है या कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो।
मैं और मेरी टीम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे एक लाइक देना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको केमिस्ट्री से डर लगता है, उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप आगे आने वाले ऐसे ही मजेदार लर्निंग वीडियोस मिस न करो। हम और भी सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स को ऐसे ही फन तरीके से कवर करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, पढ़ते रहो और हमेशा क्यूरियस रहो। कीप लर्निंग। बाय बाय।